फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अंचल के उद्योगपति शंकर लाल मांडविया, विश्वदीप दे, फौजवेकी के सचिव सचिंद्र नाथ रॉय, उपाध्यक्ष पवन कुमार गुडगुटिया, विजय खैतान, राजकुमार कयाल, मनदीप सिंह, कन्हैया सिंह, कार्यक्रम के प्रोजेक्ट सलाहकार पुरुषोत्तम सराफ मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान ने किया। इस अवसर पर संस्था की तरफ से ईसीएल से जुड़े व्यापारियों जिन्हें ईसीएल से व्यापार करने के दौरान समस्या होती है, उसका उल्लेख करते हुए ज्ञापन दिया गया। उद्योगपति विश्वदीप दे ने श्री प्रेम सागर मिश्र के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि अगर इनकी तरह कार्य करने की शैली को अपनाकर ताल से ताल मिलाकर कार्य करे तो ईसीएल एक विशाल उपलब्धि होगी। राजेंद्र खैतान ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस अंचल की व्यापारी किस प्रकार ईसीएल के साथ कारोबार कर सके, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मौजूद व्यापारियों ने सीएमडी से कई प्रश्न किए, जिसका काफी माकूल जवाब उन्होंने दिया। कार्यक्रम के दौरान वेस्ट बंगाल स्पंज आयरन कारखाना संगठन के सचिव शंकर लाल मांडविया ने स्पंज आयरन को कोयले न मिलने की समस्या से अवगत कराते हुए कोयला आपूर्ति करवाने की मांग की। सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा ने कहा कि यह अंचल शिल्पांचल या कोयलांचल नहीं बल्कि मेरे लिए कर्मांचल है। यहाँ की संस्कृति पर हमें गर्व है। वर्तमान से अधिक भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी को हम उस तरह नहीं छोड़ सकते जो उनके हिस्से का है। हमें पहले चुनौतियों को समझना होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान, सचिव अरुण भारतीय सहित कई चेंबर के प्रतिनिधि के साथ कुनुस्तोड़िया एरिया के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा, श्रीपुर एरिया के महाप्रबंधक एम के जोशी उपस्थित थे। बारे में कल जब राजू बाबू ने मुझे बतलाया तो फिर कुछ मेंबरों के पास भी खबर गई होगी, तो उनकी भी मेरे पास में खबर आनी शुरू हो गई कि भाई जब सीएमडी साहब आ रहे हैं तो फिर अपने को कोयला नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में भी बोल देना। तो हम बोले ठीक है, देखेंगे वहाँ का जैसा मीटिंग का माहौल होगा। तो अब चूँकि हम ट्रेड और इंडस्ट्री से ही रिलेट करते हैं तो वो बात भी अपनी बोलनी ही चाहिए। तो मिश्रा साहब से मैं इतना ही कहूँगा कि वेस्ट बंगाल में अब लोग 60 स्पंज आयरन प्लांट है और स्पंज आयरन का रॉ मटेरियल आयरन और के साथ में कोयला है। कोयला हमारा सिर्फ फ्यूल नहीं है, वो हमारा रॉ मटेरियल है, फीड मटेरियल है। हमें समान क्वांटिटी में ही कोयला भी चाहिए। पहले लिंकेज की व्यवस्था थी, फिक्स प्राइस थी, चल रहा था। फिर बाद में सरकार की नीतियाँ चेंज हुई, वो फिक्स प्राइस लिंकेज वो सब खत्म हो गया, फिर से खत्म हो गया। ऑक्शन के थ्रू है। अब ऑक्शन में हमने जो मार्च में लिया था माल, बहुत से मेंबरों की खबर आई, तो मार्च के बाद में मार्च अप्रैल में उन्होंने पेमेंट भी जमा दे दिया, परंतु उसमें से मैक्सिमम कोयला आज तक नहीं मिल पाया, जबकि एक लंबी पीरियड 8 महीने की पार हो गई है। इंडस्ट्री जो भी है सबके पास में ही बैंक का पैसा है, बैंक का मीटर चालू है, परंतु कोयला नहीं मिल पा रहा है। तो इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम है। तो सर से रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में देखेंगे, जब भी सुविधा होगी तो इसके बारे में करेंगे। और एक वापस फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट जैसा कुछ भी हो जाए, फिक्स प्राइस लिंकेज हो जाए। तो 60 स्पंज आयरन प्लांट है, उनकी अच्छी खासी कंजम्पशन है, तो ईसीएल को भी एक एश्योर्ड बायर मिलेगा और हमें भी एक एश्योर्ड सप्लायर मिलेगा। वो दोनों के लिए विन विन पोजीशन होगी। धन्यवाद। पापीता बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ शायद हम इनसे कभी कोयले के उद्भव और विकास के बारे में चर्चा किए होंगे। हमारे देश में कोयले का उद्भव और विकास की जो कहानी है, जो इसकी गाथा है, लगभग 250 साल पुरानी है। जब 1774 में दो लोग, एक सुमनेर और हिटली आकर के, और एक कोयले का टुकड़ा उनको दामोदर के किनारे दिखा था, क्योंकि दामोदर का वो लोग संस्कृत पढ़ने के चक्कर में थे। और जब उन्होंने दामोदर का संधि विच्छेद किया तो देखा कि तो दम धन उदर जिसके पेट में आग है, और दामोदर वो है जिसके पेट में आग है, और वो आग कोयला के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने 1774 में उस कोयले के टुकड़े को निकाला, और वो कोयले का टुकड़ा 250 साल पुराना हो चुका है। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं वो कितना साल चलेगा? क्या 250 साल पहले 1774 के पहले इस रानीगंज में
या वेस्ट बंगाल में या इस देश में कोयला था क्या, कोयले का इतिहास था? नहीं, लेकिन फिर भी उस समय भी सभ्यता थी, संस्कृति थी, समाज था, व्यवसाय था, लोग थे, जिंदगी थी, गुजर रही थी। और अब जब हम ग्लासगो में COP26 का आयोजन हुआ है, आप लोगों को जानकारी मिला होगा कि हर देश ने कुछ न कुछ अपनी कटिबद्धता जाहिर की है, अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, अपनी वचनबद्धता जाहिर की है। और हमारा देश भी बोला है कि 2070 तक हम जो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है उसको हम प्राप्त करेंगे। रोज अब होगा तो होते ऐसा प्रेजेंटेशन बनाए होते तो पहला चीज कि हम उसको काट दिए रहते, दूसरा चीज उसमें कुछ सारगर्भिता नहीं है, तीसरा चीज उसमें कुछ मटेरियल भी नहीं है। बड़ी आई एम नॉट हमें आगे करना पड़ा, उसके लिए जो कूटनीति बनानी है, जो रणनीति बनानी है, जो हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, वो स्ट्रेटेजी बहुत ही परफेक्ट हो। अब ये भी खेतान जी चूंकि बोलने में तो आपको 4-5 साल पहले जाना पड़ेगा। उन्हीं की एक और मूवी आई थी, हैप्पी न्यू ईयर। बिफोर एक्सप्लेनिंग अबाउट द इंटेंट एंड कंटेंट ऑफ द मूवी, चूंकि नया साल दहलीज पे खड़ा है, मैं आपको, आपके परिवार को, आपके व्यवसाय को, आपके उद्यम को, आपके परिश्रम को परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इतना शक्ति मिले, इतना धैर्य मिले, इतना बल मिले कि नए वर्ष में आप समृद्धशाली हों, आप सुखी हों और संपन्न हो, और एक नया साल विश करते हुए जिन लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर दोस्त है, मेरे तरफ से नहीं, क्या मेरा दोस्त है? मेरे तरफ से वो भी नहीं, तो दोस्त किसका है? दोस्त है कहीं इकोसिस्टम का। और उस इकोसिस्टम में आज के तारीख में जो नवंबर का डाटा है, वी हैव गॉट अराउंड 63 मिलियन MSMEs इन आवर कंट्री। 6.3 करोड़ MSME आज के तारीख में है। एंड इफ यू फाइंड द टॉप 10 स्टेट्स वेयर द MSMEs आर ग्रूमिंग, उसमें वेस्ट बंगाल का कहीं नाम नहीं है। टॉप 10 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री where the MSME, the micro, small and medium enterprises are booming, the West Bengal does not figure there. कहने के लिए हम रूर हैं, कहने के लिए हम कोयलांचल हैं, कहने के लिए हम शिल्पांचल हैं, लेकिन जब तक हम कर्मांचल में उसको नहीं परिवर्तित करेंगे, जब तक हम अपने कर्म में नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने आचरण में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये बोलने से नहीं हो सकता है। तो मेरा आप सबसे अगर कहीं एक विनम्र निवेदन हो सकता है तो यही है कि लेट अस थिंक टुगेदर दैट व्हाट आर द थिंग्स नीडेड फॉर द मोमेंट। अब रही बात की कुछ जो ये ज्ञापन जो दिया गया है उसको से मैं परम श्रद्धेय प्रेम सागर जी मिश्रा का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपकी तरफ से ये प्रणम्य है, मैं इनको अपना प्रणाम भी अर्पित करता हूं। साथियों, शॉर्ट में ही उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, किंतु उसके बावजूद भी he has obtained a post-graduate diploma in business law from the West Bengal National University of the Judicial Sciences, कोलकाता। पंडित जी थोड़ा इधर देख लीजिए। मैं हमारे प्रोजेक्ट एडवाइजर श्री पुरुषोत्तम सराफ जी से आ जाइए ना ना सामने रुक जाएंगे, आ जाइए। मैं विनोद की वो फौजबी की ऑफिस विजिट किए थे और बार बार गए हमारे ऑफिस में। अब मैं पूरा आर्ट है, उसी का एक नमूना हमने साहब के लिए व्यवस्था किया है, बांकुड़ा से मंगाकर। ये हस्तकला का नमूना है। आज ये कहाँ है, माइनिंग के अंदर, वो एक कहानी है। इसी ये दोनों 10 वर्षों से मिल रहे हैं, देहरादून। मैं हमारे विष्णुपुर से मंगवाया है। अब मैं जल्दी से हमारे बीच मैं सरदार रविंदर सिंह क्या रानीगंज सिटीजन किया कि समय के साथ नहीं बदला,
जो समय के साथ नहीं बदलेगा, जो नहीं नया जानेगा, जो नया नहीं सीखेगा, वो नहीं टिक पाएगा। और यहां पर बात आता है कि आर वी रेडी टू अडॉप्ट द चेंज, आर वी रेडी टू फिगर आउट द चेंज, आर वी रेडी टू डिसीफर द चेंज, एंड आर वी रेडी टू इंप्लीमेंट द चेंज। फॉर दैट आर वी रेडी टू बिकम द चेंज एलिमेंट। क्या हम चेंज एलिमेंट बनना चाहते हैं? और अगर चेंज एलिमेंट बनना चाहते हैं तो क्या आज के तारीख में ऐसे ही कोल्ड टब का जरूरत है जिसका लाइफ 1 साल हो? क्या हॉस बेकी हो या रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स हो या यहाँ का एमएसएमई का ऑर्गेनाइजेशन हो, कैन वी नॉट थिंक टुगेदर कि कोल्ड टब का लाइफ 5 years भी हो सकता है? ये जो हर बार आपको टेंडरिंग करना पड़ता है, जो ऑर्डरिंग करना पड़ता है, जो प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, भाई आज के तारीख में जो 5 साल बाद आप जो मैन्युफैक्चर कीजिए, जो पैसा मिलेगा, और उसका पैसा अगर आज ही मिल जाए, एवरीबडी वांट्स द मनी एट द प्रेजेंट, तो उसका एनपीवी क्या होगा, उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? हमने लोगों के सामने इस बात को रखा भी, लेकिन दादा सरसौवा ला दे तो हम तो भाई भोजपुरी बोलने वाले आदमी हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है दादा सरसौवा ला दे तो हम भी सरसौवे ला देंगे, क्योंकि पिताजी सरसों लाते थे तो इसीलिए हम भी सरसों ही ला देंगे, हम उस पर चेंज नहीं करेंगे। बट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपुल, बिकॉज यू हैव मेड मी हम्बल। आप लोगों ने ये हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, माई हैंड, माई हेड and my heart together is saying that you have made me humble। आप लोगों ने जो भी हमें मान सम्मान दिया, हमें नहीं इसकी इतनी अपेक्षा थी और नहीं अभिलाषा थी और नहीं मैं सोच पाया था, लेकिन आप लोगों ने जिस अपनापन से इस बीच में हमें अपने रख करके अपने बीच में और अपनी बातों को कहा है, हमारी बात को भी सुना है, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि लेट अस सेंस एंड व्हाट आर द थिंग्स नीडेड एट द टाइम। ये जो मूवी है, ये जो फिल्म हम देख रहे हैं, वो कितना साल चलेगा? क्या 250 साल पहले 1774 के पहले इस रानीगंज में या वेस्ट बंगाल में या इस देश में कोयला था? क्या कोयले का इतिहास था? नहीं, लेकिन फिर भी उस समय भी सभ्यता थी, संस्कृति थी, समाज था, व्यवसाय था, लोग थे, जिंदगी थी, गुजर रही थी। और अब जब हम ग्लासगो में COP26 का आयोजन हुआ है, आप लोगों को जानकारी मिला होगा कि हर देश ने कुछ न कुछ अपनी कटिबद्धता जाहिर की है, अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, अपनी वचनबद्धता जाहिर की है, और हमारा देश भी बोला है कि 2070 तक हम जो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है उसको हम प्राप्त करेंगे। ये जो नेट जीरो जब होगा तो उस टाइम फॉसिल फ्यूल तो नहीं रहेगा, उस टाइम कोयला तो नहीं रहेगा। क्या हम एक एंसिलरी के रूप में, क्या हम एक MSME के रूप में 2070 को देख पा रहे हैं? हमारे तो बाल सॉल्ट एंड पेपर हो चुके हैं, लेकिन फिर कोई ग्रेटा थनबर्ग आएगी, फिर कोई एक अभियान आएगा, फिर कोई एक आवाज गूंजेगी कि ये लोग तो अपना जीवन बिता करके चले गए, लेकिन हमारे लिए समाज को किस रूप में छोड़ें? एंड देयर कम्स आवर रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आइदर एज एन एंटरप्रेन्योर्स और द इंटेलेक्चुअल्स, हम चाहे बुद्धिजीवी के रूप में या कर्मयोगी के रूप में या व्यवसायी के रूप में, क्या आने वाले समाज को भी हम व्यवसाय देने के लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं? क्या कुछ ऐसा हम परिकल्पना कर पा रहे हैं? और यहाँ पे हमें लगता है कि जो फॉसबेकी के रूप में आ रहे हैं या जो विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पे हैं, हमें वर्तमान से ज्यादा आज के तारीख में और कोई चिंता करने की जरूरत है तो भविष्य की है। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात जब करते हैं तो उसकी कुछ परिभाषा है। हम आपके साथ परिभाषा इसलिए शेयर करना चाहते हैं, इसलिए आपके बीच में बोलना चाहते हैं कि जब तक हम उसकी परिभाषा नहीं समझेंगे तब तक शायद हम अपने सोच को उस तरफ में उन्मुक्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि शिल्पांचल में हमारे लिए तो यह कर्मांचल है, और हमारी जो कर्म भूमि है उस कर्म भूमि पे मैं जब भी आता हूँ और मुझे बोलने के लिए कहा जाता है तो सिर्फ सबसे पहले बात कोई अगर आती है दिमाग में तो वो यही आती है कि बंदे बंगो जननी, हे बंग की जननी, मैं तुमको बारंबार प्रणाम करता हूँ,
बारंबार नमन करता हूं और इसीलिए यहाँ की जो पवित्र भूमि है मैं उसको भी प्रणाम करता हूं, मैं उसको भी नमन करता हूं, मैं उसको भी नमन करता हूं। बिजनेस की बात करते हैं, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉमर्स से, इंडस्ट्री से और ट्रेड से रिलेटेड होता है। आप लोगों में से मैक्सिमम कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी रहे होंगे या होंगे। कॉमर्स में जब डेबिट और क्रेडिट करने की बात आती है, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप दोनों में आर लगाते हैं, आप DR लिखते हैं और CR लिखते हैं, जबकि डेबिट में तो कहीं आर नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 500 साल पहले लुका पैसियोली ने डेबियर और क्रेडियर करके 2 वर्ड्स दिया। और मर्चेंट ऑफ वेनिस जो लोग पढ़े होंगे शेक्सपियर का, उसमें जो बिजनेस का बात है, एक एथिकल बिजनेस की बात है, उसमें भी कहीं आती है। लेकिन मैं न साहित्य में जाना चाहता हूं, न मैं किसी संरचना में जाना चाहता हूं। सिर्फ 500 साल की बात क्यों करें? आज से 2600 साल पहले जब पाणिनि ने व्याकरण के सूत्रों की रचना किया था, तो उसमें भी क्रय और विक्रय की बात की थी। क्या इस धरती को बंधन करने के लायक हम नहीं हैं? क्या हम नहीं बोल सकते कि हमें अपने मातृभूमि पे गर्व है? क्या हम नहीं बोल सकते कि हमें अपने संस्कृति पे, अपने संस्कार पे, अपने सभ्यता पे गर्व है? और जब गर्व की, गरिमा की और गौरव की बात आती है, तो शायद इस देश का कोई सानी नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की जो धरती है, जब इसको इक्वेट किया जाता है तो जर्मनी के रूर से भी इसको किया जाता है। जैसे रूर जर्मनी में वैसे ही बोलते हैं लोग कि जो शिल्पांचल है, ये जो दुर्गापुर उसके आसपास का क्षेत्र है। और जब बापीदा बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ शायद हम इनसे कभी कोयले के उद्भव और विकास के बारे में चर्चा किए होंगे। हमारे देश में कोयले का उद्भव और विकास की जो कहानी है, जो इसकी गाथा है, लगभग 250 साल पुरानी है। जब 1774 में 2 लोग, एक सुमनेर और हिटली आकर के, और एक कोयले का टुकड़ा उनको दामोदर के किनारे दिखा था, क्योंकि दामोदर का वो लोग संस्कृत पढ़ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बर्थलैंड कमीशन में हेनरी बर्थलैंड ने डिफाइन किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर। जैसा अभी खेतान जी ने कहा था कि इसको बांग्ला में बोला जाए तो बेहतर होगा, बांग्ला में थोड़ा सा हम कमजोर हैं, तो आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। डेवलपमेंट जो सतत विकास की प्रक्रिया है, वह एक ऐसी विकास की प्रक्रिया है जिसमें हम अपने वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए जो आने वाली संतति है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको भी हम समान अधिकार दे सकें, समान अवसर दे सकें, समान इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें। ये कैसे संभव होगा अगर जितनी भी चीजें हैं हम उसको अभी यूज कर लें। हम यहाँ पर भी जब इस देश की बात आती है, इस मिट्टी की बात आती है, इस धरती की बात आती है, तो आपसे बताएं कि ये परिभाषा तो 1987 में दिया गया। लेकिन आप लोगों में से जो लोग भी उपनिषद पढ़े होंगे, वेदांत पढ़े होंगे, इस उपनिषद का जो पहला श्लोक है, वो पहला श्लोक ही इस चीज को बोलता है कि ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गिर्धः कस्य सिद्धनम। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जड़ चेतन संसार में है, ओम ईशावास्यम इदम, वह सब ईश्वर से व्याप्त है, वह सब प्रकृति से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इसीलिए उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। माँ गिर्धः कस्य सिद्धनम, किसी दूसरे के हिस्से का लालच मत करो। Can we take those opportunities from our coming generations? No, not at all, never. हम आने वाले संतति को, हम आने वाले पीढ़ी को इस तरह से नहीं छोड़ सकते कि जो उनके हिस्से का है उसको हम आज के तारीख में यूज कर लें। चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो या धरती हो, अगर उनके हिस्से का कुछ है तो क्या इसको इस तरह से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या कि the environment in which we are living, we have not inherited from our ancestors, but we have borrowed from the future generations. जिस हवा पानी में हम जी रहे हैं वो हमें अपने पूर्वजों से नहीं मिला है, बल्कि हम आने वाली पीढ़ी से कई उधार लेकर के जी रहे हैं। और इसीलिए जब उधार की बात आती है
तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। हमें कहीं ना कहीं उसे ऋण के साथ उसे चुकाना पड़ेगा। हमें जिस स्तर में मिला है, जिस परिस्थिति में मिला है, उसे बेहतर करके हमको देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो चुनौतियां हमें जो दिख रही हैं, हम आपके साथ में हम अवसर पे आए, किसी हम बीमारी के लिए चीड़ फाड़ नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि उस बीमारी की गहराई क्या है और उसका निदान कहाँ तक हो सकता है। अगर हमें सही निदान चाहिए तो हमें उसका सही एक विश्लेषण बहुत ही आवश्यक है। और सही विश्लेषण में आता है कि शायद कहीं ना कहीं हम लोग कुछ मिस कर गए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग फंबल कर गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। और वो छूटा है कि एक बार 1979 में तो ईसीएल मिल करके और यहाँ पे एंसिलराइजेशन की बात किया था, लेकिन 1979 से लेकर के और अभी तक 42 साल, 21 साल उधर और 21 साल इधर, एक 42 साल का सफर खत्म हो चुका है। आखिर में इस पर सोचा क्यों नहीं गया। और जब नहीं सोचने की बात आती है कि क्या 1979 में जो परिकल्पना की गई थी, जिन चीजों की आवश्यकता थी उन चीजों की आवश्यकता अभी है। और जैसा खेतान जी बार बार बोल रहे थे, वो हमारे ऊपर में एक्चुअली एहसान जता रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं आज हम कागज दे देंगे, 15 दिन बात करेंगे। खेतान साहब हम उधारी नहीं रखते हैं, आज भी रखते हैं, जो मिलेगा। जो कहीं मिस हुआ है, उस समय कैंसलराइजेशन में हुआ था कि अंडरग्राउंड माइंस बहुत थी और उसमें कोल टब की आवश्यकता होती थी। कोल टब सब बनाते थे क्योंकि उस समय पूरे देश का कोयले का उत्पादन 76 मिलियन टन था, जिसमें से 26 मिलियन टन ईसीएल के पास है, 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन ईसीएल को 1975 से लेकर के और 1988-89 तक 13-14 साल लग गया उस 26 मिलियन टन को 30 मिलियन टन पहुंचाने में। और 1988-89 से 26 साल और लगा 30 मिलियन टन से 40 मिलियन टन पहुंचाने में। 2014-15 में हुआ उसके पास 41 मिलियन, 42 मिलियन टन, 43 मिलियन टन। लेकिन जब आप एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो जो पूर्व में बनी हुई कंपनियां थी ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल और डब्ल्यूसीएल, वो यही 30, 40, 50, 60 मिलियन टन के आसपास रहे। जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स थे, जो उनके बच्चे थे एनसीएल, एसीसीएल, एमसीएल, वो आज के में 100 मिलियन टन और 150 मिलियन टन, गाना अच्छा है, टन कर रहे हैं। बच्चे अच्छा कर गए, पेरेंट्स अच्छा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बच्चे समय के साथ में परिवर्तित हुए। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हमें मालूम है कि सबके पास में मोबाइल होगा। और अगर रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।